कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 20 सन 1991 से आर्थिक सुधार का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका अर्थ और इसके मुख्य अंगों को देखा था। और जो नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया, जो उसकी विशेषताएं थी, उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण, जिसको कि बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये एलपीजी के नाम से मशहूर हुई ये जो विशेषताएं हैं। तो जो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो इसकी सबसे पहली विशेषता है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, जिसको कि बोलते हैं। तो नए आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति अपनाने की है। इसका अर्थ ये है कि 1991 के पहले तक भारत में सभी उद्योगों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो उन प्रतिबंधों को समाप्त करके एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को लागू करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उदारीकरण से तात्पर्य उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। और उस समय तक भारत 1991 तक भारत का निजी क्षेत्र जो है एक कठोर लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता था। बहुत कड़े नियम कानून थे, उद्योग लगाना बहुत कठिन काम था। और नई औद्योगिक नीति ने निजी क्षेत्र को काफ़ी सीमा तक लाइसेंसों और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। और 1991 जुलाई 1991 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और उसके अनुसार से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, 18 उद्योग को छोड़कर बाकी सब के लिए लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद 1997 में एक संशोधन करके केवल 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी सब को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। और कोई भी जो उद्यमी है, जो व्यापारी है, वो बिना किसी प्रतिबंध के नई कंपनी शुरू कर सकता है और उसके शेयर बेच सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया। दूसरा, अधिकांश उद्योग अपने बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपना विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले विस्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कोई सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद उत्पादकों को इस बात की भी स्वतंत्रता मिल गई कि बाजार में मांग के आधार पर वो ये निर्णय ले सकता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है और कौन सी वस्तु का नहीं करना है। क्योंकि पहले जब लाइसेंसिंग सिस्टम था तो लाइसेंस में जिस वस्तु का उल्लेख होता था, केवल उसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता था, दूसरी वस्तु का नहीं। लेकिन उस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून, जिसको एमआरटीपी एक्ट भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। एमआरटीपी एक्ट मतलब मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये पहले हमारे देश में चलता था। ये जिस कंपनी की संपत्ति 100 करोड़ से अधिक थी, उन्हें एमआरटीपी फर्म घोषित कर दिया जाता था पहले, और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। लेकिन 1991 के बाद एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नई नीति के अनुसार लघु उद्योगों की निवेश सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया, ताकि वो अपना आधुनिकीकरण कर सकें। लघु उद्योगों के लिए पहले 25 लाख की लिमिट रखी गई थी, उसको ख़त्म करके 10 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद नई नीति के अनुसार कोई भी उद्योग बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदकर मशीनों तथा कच्चे माल का आयात कर सकता है। इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले 1991 के पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि क्या कारण थे कि उदारीकरण को लागू किया गया, या उदारीकरण की क्या आवश्यकता थी। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से 6-7 कारणों को हम लोग देखेंगे।
और पहला कारण था रोजगार का सृजन। और हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारा देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी रही है। तो उदारीकरण के द्वारा से रोजगार का सृजन हो सके, इसलिए उदारीकरण की आवश्यकता हुई। उदारीकरण केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी तक सीमित नहीं होगा, स्वदेशी उद्योग व फर्म भी संचालन तथा स्पर्धा में आएंगी। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अंकुश लगेगा और रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और जो कि हमारे देश की मूलभूत आवश्यकता थी। दूसरा, उदारीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि बजट घाटे में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी और उसको कंट्रोल में या नियंत्रण में लाना बहुत आवश्यक था। और बजट घाटे को कम करने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता थी। तीसरा, मुद्रास्फीति में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बहुत बढ़ जाना। जब घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाया गया हमारे देश में और मुद्रास्फीति के कारण पूरा देश महंगाई की चपेट में आ गया था, और इसीलिए भी महंगाई को कम करने के लिए भी उदारीकरण आवश्यक था। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए भी या नियंत्रित करने के लिए भी उदारीकरण आवश्यक था। तो घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आयातों को प्रोत्साहन मिला तथा निर्यात हतोत्साहित हुआ। मतलब हमारे देश में आयात बहुत बढ़ गया, निर्यात कम हो गया, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ गया। इसलिए उदारीकरण की आवश्यकता हुई। विनियोग ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण विनियोग का प्रवाह प्रायः विलासिताओं की वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ा, जबकि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन उपेक्षित हुआ। तो इसके दूर करने के लिए भी उदारीकरण की आवश्यकता हुई, ताकि बचत को प्रोत्साहित किया जा सके और उत्पादन कार्यों में बचत को लगाया जा सके। फिर विदेशी ऋणों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने की नीति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने विदेशी ऋण ले लिया था और ब्याज जो है उसका बढ़ता ही गया, और ये समस्या से छुटकारा पाने के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। औसत रहन सहन के स्तर में कमी। इतनी हमारे देश में कीमतें बढ़ गई थीं कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी आ गई और उपभोग व्यय में वृद्धि हो गई, और जिसके कारण जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही थी। तो इसीलिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता हुई। अब उदारीकरण के उद्देश्य तो हम लोगों ने देख लिया। अब उदारीकरण की दशा में क्या क्या प्रयास किए गए इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इसमें अनेक जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिए गए। विदेशी पूंजी की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। 2 करोड़ रुपये या कुल पूंजी के 25% से कम की मशीनों के बिना पूर्व अनुमति के खरीद सकते थे। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल खनन और रेलवे को छोड़कर सभी जो क्षेत्र थे वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए, और इससे उद्योग में और व्यापार में प्रगति हुई, निजी क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। विदेशी निवेश के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, इसको अब हम लोग देखेंगे। उदारीकरण के कारण 51% तक विदेशी पूंजी की अनुमति मिल गई। नई मशीनें होने की शर्त समाप्त कर दी गई। विदेशी कंपनियों को अपने ट्रेडमार्क के प्रयोग की अनुमति दी गई और गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योग में विदेशी निवेश की नीति में उदारता लाई गई। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जो विदेशी निवेश का लक्ष्य $10 अरब निर्धारित किया गया था, वो 1991-92 में $133 मिलियन था और 96-97 में $6000 मिलियन हो गया। उसके बाद आयात के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए।
1 अप्रैल 1997 को एक 6 वर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें से 2700 वस्तुओं के आयात को सरल बना दिया गया और 6 वर्षों के भीतर इन वस्तुओं के आयात पर लगे नियंत्रण को भी हटा दिया गया। मुद्रा और बैंकिंग क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। सरकार और निजी आयातकों को विदेशी मुद्रा खुले बाजार द्वारा विनिमय दर पर प्राप्त हो रही है और उसके कारण भुगतान संबंधी कठिनाई दूर हो गई। और सोने चांदी के आयात को भी सरल बना दिया गया, सीमा शुल्क को भी कम कर दिया गया। इस प्रकार से इसके कारण से बहुत परिवर्तन हुआ और संक्षिप्त रूप में देखें तो भुगतान संतुलन में सुधार हुआ, उदारीकरण के कारण निर्यात में वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई, राजकोषीय घाटा कम हुआ और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा। तो ये उदारीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम हमको देखने के लिए मिले। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्थिक उदारीकरण का आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा या उसकी क्या उपलब्धियां रहीं।